2022 यूपीएससी सॉल्व पेपर। अनुमत समय 3 घंटे। अधिकतम अंक 250। प्रश्न पत्र विशिष्ट निर्देश। प्रश्नों का उत्तर देने से पहले कृपया निम्नलिखित प्रत्येक निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें 8 प्रश्न हैं जो 2 खंडों में विभाजित हैं और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मुद्रित हैं। अभ्यर्थी को कुल मिलाकर 5 प्रश्न हल करने होंगे। प्रश्न क्रमांक 1 और 5 अनिवार्य हैं और शेष में से प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न चुनकर 3 का उत्तर देना होगा। किसी प्रश्न भाग के अंकों की संख्या उसके सामने अंकित होती है। उत्तर प्रवेश प्रमाण पत्र में अधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसे इस प्रश्न सह उत्तर QCA पुस्तिका के कवर पर दिए गए स्थान पर स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। अधिकृत माध्यम के अलावा किसी अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। प्रश्नों में शब्द सीमा, जहां भी निर्दिष्ट हो, का पालन किया जाना चाहिए। प्रश्नों के प्रयासों को क्रमिक क्रम में गिना जाएगा। जब तक काट न दिया जाए, किसी प्रश्न का प्रयास गिना जाएगा, भले ही आंशिक रूप से प्रयास किया गया हो। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए किसी भी पृष्ठ या पृष्ठ के भाग को स्पष्ट रूप से काट दिया जाना चाहिए। पेपर 1 सेक्शन ए Q1 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दें। Q1 के किशोरों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रबंधन में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोगों का वर्णन करें। 10 उत्तर किशोरों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करना महत्वपूर्ण है। सामाजिक शिक्षण सिद्धांत जैसे व्यवहार सिद्धांतों पर आधारित रोकथाम कार्यक्रम किशोरों को मादक द्रव्यों के सेवन के जोखिमों और परिणामों के बारे में शिक्षित कर सकते हैं, जो स्वस्थ व्यवहार के लिए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण पर जोर देते हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप विकृत सोच पैटर्न को संबोधित करते हैं और मुकाबला करने के कौशल को बढ़ाते हैं, जिससे किशोरों को साथियों के दबाव का विरोध करने और दवाओं का सहारा लिए बिना तनाव का प्रबंधन करने में मदद मिलती है। प्रेरक साक्षात्कार एक ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण किशोरों के मूल्यों और लक्ष्यों की खोज करके परिवर्तन के लिए आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देता है। मनोसामाजिक हस्तक्षेप पारिवारिक चिकित्सा को शामिल करते हुए मादक द्रव्यों के सेवन में योगदान देने वाली अंतर्निहित पारिवारिक गतिशीलता को संबोधित कर सकता है, पुनर्प्राप्ति के लिए एक सहायक वातावरण को बढ़ावा दे सकता है। इसके अतिरिक्त सकारात्मक सुदृढ़ीकरण रणनीतियों को शामिल करना और आकस्मिक प्रबंधन सिद्धांतों का उपयोग किशोरों को नशीली दवाओं से मुक्त रहने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसके अलावा किशोरों के विकासात्मक चरणों और अद्वितीय मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को समझना हस्तक्षेप तैयार करने में महत्वपूर्ण है। रोकथाम और उपचार रणनीतियों में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को एकीकृत करके पेशेवर किशोरों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग प्रबंधन की प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं, दीर्घकालिक वसूली और समग्र कल्याण को बढ़ावा दे सकते हैं। Q1b मूल्य क्या है? प्रारंभिक बचपन में समानता के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए किन रणनीतियों का उपयोग किया जा सकता है? चर्चा करना। 10 उत्तर मूल्य गहराई से स्थापित विश्वास और सिद्धांत हैं जो व्यक्तियों को उनके निर्णय लेने और व्यवहार में मार्गदर्शन करते हैं। समानता एक मौलिक मूल्य, ईमानदारी, न्याय और सभी व्यक्तियों के साथ सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार करने पर जोर देती है। प्रारंभिक बचपन में समानता के मूल्य को बढ़ावा देने में ऐसी रणनीतियों को लागू करना शामिल है जो निष्पक्षता और समावेशिता की भावना को बढ़ावा देती हैं।
सबसे पहले, शिक्षक और देखभालकर्ता समावेशी व्यवहार को मॉडल करने, सभी बच्चों के साथ समान सम्मान के साथ व्यवहार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विविध रोल मॉडल प्रदान करना। शैक्षिकी सामग्री और गतिविधियों में विविधता प्रतिबिंबित होनी चाहिए, समझ को बढ़ावा देना चाहिए। विभिन्न संस्कृतियों, क्षमताओं और पृष्ठभूमियों की सराहना। मनोविज्ञान वैकल्पिक हल 2022। पृष्ठ 29। कक्षा में समावेशी प्रथाओं को लागू करना, जैसे सहयोगात्मक शिक्षण गतिविधियां जो सहयोग और टीम वर्क को प्रोत्साहित करती हैं, समानता के मूल्य को और मजबूत कर सकती हैं। एक सहायक वातावरण बनाना जहां बच्चे खुद को अभिव्यक्त करने में सहज महसूस करें और मतभेदों पर चर्चा करना भी समानता की मजबूत भावना के विकास में योगदान दे सकता है। इन रणनीतियों को एकीकृत करके, प्रारंभिक बचपन की सेटिंग प्रभावी ढंग से युवा दिमाग में समानता के मूल्य को स्थापित कर सकती है और अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा दे सकती है। Q1C मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर चर्चा करें। 10 उत्तर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) निदान, उपचार और सहायता को बढ़ाकर मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अल्पसंचालित उपकरण मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के पैटर्न की पहचान करने, शीघ्र पता लगाने और व्यक्तिगत उपचार योजनाओं में सहायता करने के लिए विशाल डेटासेट का विश्लेषण करते हैं। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण से लैस चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट मदद मांगने से जुड़े कलंक को कम करते हुए सुलभ और तत्काल सहायता प्रदान करते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम समय पर हस्तक्षेप को सक्षम करके पुनरावृत्ति या संकट की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता है। इसके अतिरिक्त, नवीन उपचारों के विकास की सुविधा प्रदान करता है, जैसे चिंता विकारों के लिए आभासी वास्तविकता उपचार या अनिर्देशित संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। इन प्रगतियों के बावजूद, डेटा गोपनीयता, पूर्वाग्रह और मानवीय निरीक्षण की आवश्यकता से संबंधित नैतिक विचार कायम हैं। AI और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का तालमेल अधिक कुशल, स्केलेबल और व्यक्तिगत हस्तक्षेप का वादा करता है, जो वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य परिणामों पर परिवर्तनकारी प्रभाव प्रदान करता है। Q1 का माता-पिता अपने बच्चों के आक्रामक व्यवहार को प्रबंधित करने के लिए सुदृढ़ीकरण आकस्मिकताओं का उपयोग कैसे कर सकते हैं? 10 उत्तर। माता-पिता एक सुसंगत और संरचित दृष्टिकोण को लागू करके अपने बच्चों के आक्रामक व्यवहार को प्रबंधित करने के लिए सुदृढ़ीकरण आकस्मिकताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण में वांछनीय व्यवहार को पुरस्कृत करना शामिल है, जैसे कि जब बच्चा सकारात्मक कार्यों का प्रदर्शन करता है या शांतिपूर्वक संघर्षों को हल करता है तो प्रशंसा या छोटे पुरस्कारों का उपयोग करना। इसके साथ ही, जब बच्चा उचित व्यवहार प्रदर्शित करता है तो नकारात्मक सुदृढ़ीकरण में प्रतिकूल उत्तेजनाओं को दूर करना या उनसे बचना शामिल होता है। निरंतरता महत्वपूर्ण है, ये सुनिश्चित करते हुए कि पुरस्कार या परिणाम पूर्वानुमानित रूप से लागू किए जाते हैं। माता-पिता को स्पष्ट अपेक्षाएं स्थापित करनी चाहिए और उन विशिष्ट व्यवहारों के बारे में बताना चाहिए जो वे चाहते हैं। आक्रामकता को संबोधित करते समय, वैकल्पिक, गैर आक्रामक व्यवहार को सुदृढ़ करना, भावनात्मक विनियमन और संघर्ष समाधान कौशल को बढ़ावा देना आवश्यक है। टाइम आउट या विशेषाधिकारों की हानि आक्रामक कार्यों के परिणाम के रूप में काम कर सकती है, जो नकारात्मक व्यवहार और प्रतिकूल परिणामों के बीच संबंध पर जोर देती है।
माता पिता और बच्चों के बीच खुले संचार चैनल आक्रामकता के पीछे के कारणों को समझने और अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने की अनुमति देते हैं। सकारात्मक व्यवहार को सुदृढ़ करके और परिणामों को लगातार लागू करके, माता पिता एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देता है और उनके बच्चों में आक्रामक प्रवृत्ति को कम करता है। क्यूए की मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में परिकल्पना की भूमिका का वर्णन करें। 10 उत्तर। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में परिकल्पनाएं मौलिक हैं क्योंकि वे जांच के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती हैं, शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन करती हैं। भविष्यवाणियां तैयार करने और अध्ययन डिजाइन करने में, परिकल्पना एक विशिष्ट, परीक्षण योग्य कथन है जो चरों के बीच संबंध प्रस्तावित करता है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में, परिकल्पनाएं आमतौर पर मौजूदा सिद्धांतों या टिप्पणियों से उभरती हैं, जो अनुभवजन्य जांच के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करती हैं। शोधकर्ता अपने अध्ययन के अपेक्षित परिणामों को रेखांकित करने के लिए परिकल्पनाओं का उपयोग करते हैं। फिर इन भविष्यवाणियों का सावधानीपूर्वक डिजाइन किए गए प्रयोगों या अवलोकन संबंधी अध्ययनों के माध्यम से परीक्षण किया जाता है। इन जांचों के परिणाम या तो प्रारंभिक परिकल्पना का समर्थन करते हैं या उसका खंडन करते हैं, जो वैज्ञानिक ज्ञान के संचय में योगदान करते हैं। परिकल्पनाओं की भूमिका विशिष्ट भविष्यवाणियों के परीक्षण से परे तक फैली हुई है। वे अनुसंधान विधियों, चरों के चयन का भी मार्गदर्शन करते हैं और डेटा विश्लेषण तकनीकें। इसके अतिरिक्त, परिकल्पनाएं शोधकर्ताओं को मनोवैज्ञानिक के बारे में सार्थक निष्कर्ष निकालने में मदद करती हैं। घटना की जांच चल रही है। परिकल्पनाओं को तैयार करने, परीक्षण करने और परिष्कृत करने की पुनरावृत्तीय प्रक्रिया हमारी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में मानव व्यवहार, अनुभूति और भावनाओं की समझ। प्रश्न 2 वे दो तरफा एनोवा की धारणाएं और गुण बताइए। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में इसके अनुप्रयोगों को उचित उदाहरण सहित समझाएं। 20 उत्तर। टू-वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा, एक सांख्यिकीय तकनीक है जिसका व्यापक रूप से मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। एक आश्रित चर पर दो स्वतंत्र चरों का संयुक्त प्रभाव। यह विधि शोधकर्ताओं को न केवल जांच करने में सक्षम बनाती है, पेपर 1 सेक्शन ए। Q1 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दें। Q1 के वर्णनात्मक प्रकार का शोध नैदानिक शोध से किस प्रकार भिन्न है? उपयुक्त उदाहरण देते हुए प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक की 10 उत्तर। वर्णनात्मक और नैदानिक अनुसंधान दोनों का उद्देश्य घटनाओं को समझना है, लेकिन वे अलग अलग लक्ष्यों और दृष्टिकोणों के साथ ऐसा करते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान उद्देश्य 1. किसी घटना या समूह की विशेषताओं को परिभाषित करना, चित्रित करना और समझाना। 2. बिना किसी कारणात्मक निष्कर्ष के पैटर्न, प्रवृत्तियों और संबंधों को समझना। तरीके 1. अक्सर सर्वेक्षण, अवलोकन, साक्षात्कार और मौजूदा डेटा का उपयोग करता है। 2. व्यापक जानकारी एकत्र करने और एक विस्तृत चित्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। उदाहरण, एक विशिष्ट शहर में किशोरों की दैनिक दिनचर्या का अवलोकन करने वाला एक अध्ययन, जिसमें उनकी गतिविधियों, नींद के पैटर्न और सामाजिक बातचीत का वर्णन किया गया है। नैदानिक अनुसंधान उद्देश्य 1.
किसी समस्या या समस्या के कारण की पहचान करना। 2. किसी घटना में योगदान देने वाले विशिष्ट कारकों को इंगित करना। तरीके। 1. अक्सर प्रयोगों, केस अध्ययनों और निदान उपकरणों का उपयोग करता है। 2. कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए नियंत्रित स्थितियों और विशिष्ट चर पर ध्यान केंद्रित करता है। उदाहरण, भविष्य में होने वाले पैनिक अटैक के शारीरिक मार्करों की पहचान करने के लिए पैनिक डिसऑर्डर से पीड़ित रोगियों में तनाव के स्तर और हृदय गति परिवर्तनशीलता को मापने वाला एक अध्ययन। संक्षेप में वर्णनात्मक शोध एक संपूर्ण तस्वीर पेश करता है, जबकि नैदानिक अनुसंधान कारण को इंगित करता है। वर्णनात्मक अनुसंधान व्यापक और अवलोकनात्मक है, जबकि नैदानिक अनुसंधान नियंत्रित है और विशिष्ट चर की जांच करता है। पेज 2। मनोविज्ञान वैकल्पिक हल 2023। Q1b। 21वीं सदी में मनोवैज्ञानिक अध्ययन में मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन प्रमुख प्रवृत्ति है। चर्चा करना। 10। उत्तर। ये कथन कि मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन 21वीं सदी में मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में प्रमुख प्रवृत्ति है, मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को समझने और संबोधित करने पर बढ़ती मान्यता और जोर को दर्शाता है। हाल के दशकों में सामाजिक जागरूकता और मानसिक कल्याण के महत्व की स्वीकार्यता में पर्याप्त बदलाव आया है। बढ़ते तनाव, जीवनशैली में बदलाव और मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों की बेहतर समझ जैसे कारकों ने मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान को प्रमुखता देने में योगदान दिया है। शोधकर्ता तेजी से मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं की खोज कर रहे हैं, जिनमें निवारक उपाय, हस्तक्षेप रणनीतियां और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव शामिल है। 21वीं सदी में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को कलंकित किया गया है, जिससे इन मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने और अध्ययन करने की इच्छा बढ़ी है। तंत्रिका विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतर्विषय सहयोग में प्रगति ने मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान में गति को और बढ़ा दिया है, जिससे इसमें शामिल जटिलताओं की अधिक व्यापक समझ को बढ़ावा मिला है। ये प्रवृत्ति न केवल मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों के बढ़ते प्रसार की प्रतिक्रिया को दर्शाती है, बल्कि समकालीन समाज में समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है। Q1c। अचेतन बोध से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरण की सहायता से विज्ञापन में इसकी भूमिका पर चर्चा करें। 10। उत्तर। अचेतन धारणा का तात्पर्य सचेत जागरूकता के बिना मस्तिष्क द्वारा सूचना के प्रसंस्करण से है। इसमें उत्तेजनाएं शामिल होती हैं जो सचेतन धारणा की सीमा से नीचे के स्तर पर प्रस्तुत की जाती हैं, जिससे व्यक्तियों के लिए सचेत रूप से उनका पता लगाना मुश्किल या असंभव हो जाता है। जबकि अचेतन धारणा की सीमा और प्रभावशीलता पर बहस हो रही है, कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि सूक्ष्म संकेत व्यक्तियों के सचेत रूप से जागरूक हुए बिना दृष्टिकोण, प्राथमिकताओं और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। विज्ञापन में उपभोक्ता की धारणाओं और विकल्पों को सूक्ष्मता से प्रभावित करने के लिए कभी-कभी अचेतन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसका एक उदाहरण विज्ञापनों में छिपे हुए या संक्षिप्त रूप से फ्लैश किए गए संदेशों का उपयोग है। उदाहरण के लिए, किसी पेय पदार्थ के विज्ञापन में ताजगी,
खुशी या ऊर्जा से संबंधित चित्र या शब्द शामिल हो सकते हैं, जो दर्शकों के लिए सचेत रूप से पंजीकरण करने के लिए बहुत जल्दी प्रस्तुत किए जाते हैं। इरादा दर्शकों को संदेश के बारे में सचेत रूप से जागरूक किए बिना उत्पाद के साथ एक सकारात्मक जुड़ाव बनाना है, जो संभावित रूप से अवचेतन स्तर पर उनके खरीद निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, अचेतन विज्ञापन के नैतिक निहितार्थ और प्रभावशीलता क्षेत्र के भीतर चल रही बहस का विषय है। क्यों एक आपका रिश्तेदार कीमोथेरेपी से गुजर रहा है? सीखने के सिद्धांतों के बारे में आपका ज्ञान किस प्रकार सहायक होगा? 10 उत्तर। सीखने के सिद्धांतों को समझना कीमोथेरेपी से गुजर रहे किसी रिश्तेदार के लिए सहायता प्रदान करने और अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक हो सकता है। सीखने के सिद्धांतों का अनुप्रयोग, विशेष रूप से व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद और रचनावाद, सूचित कर सकता है। उपचार की चुनौतियों से निपटने में उनकी मदद करने के लिए रणनीतियाँ। 1. व्यवहारवाद, सकारात्मक व्यवहारों को पहचानना और उन्हें सुदृढ़ करना, जैसे कि उपचार प्रोटोकॉल का पालन करना या बनाए रखना। सकारात्मक दृष्टिकोण, आप उनके समग्र कल्याण में योगदान दे सकते हैं। कठिन समय में प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करना। अनुकूली व्यवहार को सुदृढ़ कर सकते हैं। 2. संज्ञानात्मकता, उपचार से संबंधित विचारों और धारणाओं जैसी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को पहचानना और संबोधित करना आवश्यक हो सकता है। अपने रिश्तेदार को मुकाबला करने की व्यवस्था, यथार्थवादी अपेक्षाएं और सकारात्मक आत्मचर्चा विकसित करने में मदद मिल सकती है। उनके मानसिक कल्याण में योगदान दें। 3. रचनावाद, ये सिद्धांत व्यक्तिगत अनुभवों और ज्ञान के निर्माण के महत्व पर जोर देता है। आपके रिश्तेदार की विशिष्ट आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और अनुभवों को समझना, समर्थन के लिए वैयक्तिकृत रणनीतियों के निर्माण का मार्गदर्शन कर सकता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रदान की गई सहायता उनकी विशिष्ट स्थिति के अनुरूप है। संक्षेप में, सीखने के सिद्धांतों से अंतर्दृष्टि को लागू करने से सहायक रणनीतियों के विकास में मदद मिल सकती है, जो कीमोथेरेपी की चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान आपके रिश्तेदार की संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारिक आवश्यकताओं के साथ संरेखित होती है। क्यों एक उत्तर। समस्या समाधान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है, जो इसकी प्रभावशीलता में योगदान करती है। समस्या समाधान में सुविधा प्रदान करने वाले कारकों पर चर्चा करें। 10 1. आलोचनात्मक सोच, सूचना का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करने और उसकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन करने की क्षमता महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सोच, व्यक्तियों को स्थितियों का आकलन करने, प्रमुख मुद्दों की पहचान करने और तार्किक समाधान तैयार करने में सक्षम बनाता है। 2. रचनात्मकता, जटिल समस्याओं को हल करने के लिए लीक से हटकर सोचना और नवीन विचार उत्पन्न करना आवश्यक है। रचनात्मक सोच व्यक्तियों को अपरंपरागत समाधान तलाशने और वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर विचार करने की अनुमति देती है। 3. ज्ञान और विशेषज्ञता, विषय वस्तु की ठोस समझ और प्रासंगिक विशेषज्ञता प्रभावी समस्या समाधान के लिए आधार प्रदान करती है। सुविज्ञ व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग सूचित समाधान उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं। 4. सहयोग, दूसरों के साथ काम करने से विविध दृष्टिकोण और सामूहिक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा मिलता है। सहयोगात्मक समस्या समाधान विचारों को साझा करने, संसाधनों को एकत्रित करने और टीम के प्रत्येक सदस्य की ताकत का लाभ उठाने को प्रोत्साहित करता है।